राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से जिद दिल्ली एनसीआर। हरियाणा के एडिटर इन चीफ विनोद लांबा ने खास बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। इसके साथ ही कई और मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद के साथ साथ ही इनके हाथों में हरियाणा बीजेपी की कमान भी रही है। सुभाष बराला साहब की हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस के संगठन को लेकर ही मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, आपने पूरी पार्टी संभाली है और पार्टी की वर्किंग आपको समझ में आती है। एक दूसरी पार्टी आपकी अपोजिशन वाली, उनका अब नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया है, प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया है, जिला अध्यक्ष भी मिल गया है। तो बीजेपी का जो उल्हाना था कि खुद की पार्टी नहीं खड़े कर सकते, सरकार से क्या टकराएंगे, वो उल्हाना खत्म कर दिया इन्होंने। देखिए, बेशक खत्म कर दिया हो, लेकिन असली बात यह है कि क्या कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में एक होकर के काम कर पाएगी क्या? आज भी कांग्रेस पार्टी ने बेशक अपने विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी हो, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी हो, लेकिन आज भी इन लोगों के सुर तो मिले नहीं है। आज भी एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। आप वैसे तो देखिए, मैं दोनों नेताओं को बधाई भी देना चाहता हूं, लेकिन बधाई के साथ एक ये बात भी कहना चाहता हूं कि इनकी घोषणा होते ही इनके खिलाफ बगावतें शुरू हो गई हैं। इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, कितने ही नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस बात की आलोचना करी है कि किस प्रकार से, चाहे हुड्डा साहब की बात करें या राव नरेंद्र की बात करें, इनको कैसे नेता विधायक दल बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज संपत सिंह की आप स्टेटमेंट देखिए और अजय सिंह यादव की आप स्टेटमेंट देखिए। ऐसे अनेक नेता हैं, बहुत सारे और नेता आपको इनकी दूसरी तीसरी श्रेणी के मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं एक होकर के काम कर पाएंगे। इन्होंने ने तो इससे और आगे बढ़ के इनकी सीडी भी जारी कर दी, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है पुरानी वाली। देखिए, बहुत सारी सीढ़ियाँ इन लोगों की पहले से पब्लिक के बीच में है, इसीलिए पब्लिक ने इनको नकार दिया है। इसलिए पब्लिक ने एक साफ सुथरी छवि जिस पार्टी की है और जो जन कल्याण के काम करती है, लोक भलाई के काम करती है, उस पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया। इसीलिए नहीं दिया कि कोई भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, इसलिए तीसरी बार हरियाणा की जनता ने मौका दिया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नेता टिकने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को मैं समझना चाहूँगा। ये जो जातिगत समीकरण है, हर पार्टी बैठाती है, कैमरे पे कोई माने ना माने। ओबीसी आप लोगों ने सीएम दे रखा है प्रदेश में, नायब सिंह सैनी साहब आपके सीएम हैं बीजेपी की तरफ से और प्रदेश के सीएम हैं। तो कांग्रेस ने भी क्या किया कि अहीरवाल में कमज़ोर भी थे, दक्षिण हरियाणा में उपस्थिति बिल्कुल ना के बराबर थी, जीरो थी, और ओबीसी कार्ड भी साथ चल दिया और दक्षिण हरियाणा में ये भी दिखा दिया कि भाई हाँ, हम दक्षिण हरियाणा से लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे, किसी भी प्रकार के समीकरण बैठाने का काम करे, ये कांग्रेस पार्टी के समीकरण अब फिट आने वाले नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप बेशक कह सकते हो कि आपने ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया, फला को वो पद दे दिया, उसको वो पद दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक किसी भी चेहरे को आगे लेकर के चलती है, लेकिन काम वो सर्व समाज के लिए करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की 36 बरादरी है। अभी महिलाओं को जो मुख्यमंत्री जी ने 2100 रुपये का तोहफा दिया है, कोई विशेष वर्ग के लिए इसमें कंडीशन लगा दी आप लोगों ने कि भाई इतनी जब इनकम कैप होगा तो मिलेगी, उसके बाद मिलेगी, ये मिलेगी। उसको लेकर विपक्ष सवाल पूछे। देखिए, एक बात बहुत सामान्य सी बात है, जो परिवार इस प्रकार के 100, 200, 400 लोगों को 2100 रुपये नहीं 21 हज़ार रुपये देने की क्षमता रखता हो, उस परिवार के लिए 2100 रुपये देना क्या मायने रखता है? क्या 2100 रुपये मायने देना रखता है? यानी कि सहायता उस परिवार को दी जाती है जिसको सहायता की ज़रूरत होती है, और वो सहायता को लेकर के अपने काम को खड़ा करता है, परिवार को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम का लॉन्चिंग करती है, जिनका भाव ही था अंत्योदय, यानी कि अंत का उदय, अंत का भला, गरीब का उत्थान। भारतीय जनता पार्टी इस मूल मंत्र के ऊपर काम करती है और आगे भी काम करती रहेगी। इसके लिए विपक्ष किसी भी प्रकार की आलोचना करे, भी कैपिंग लगा दी, लगेगी कैपिंग, क्यों नहीं लगेंगी?
सर एक सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए, सीनियर लीडर हैं, प्रदेश की कमान भी संभाली और युवा मोर्चा से लेके किसान मोर्चा और एबीपी और पुराने राजनीतिक समीकरण रहा है। एक कहीं चीज़ ना कहीं चलाई जा रही है हरियाणा में कि भाई हरियाणा की सरकार तो डमी सरकार है, ये दिल्ली से चल रही है। और आपसे तो स्पष्ट बोलता हूँ, जो ये लोग बोलते हैं कि भाई सरकार तो मनोहर लाल जी चला रहे हैं, नायब जी तो ऐसे ही बैठा रखे, हम सीएम नहीं मानते। इसमें अभय चौटाला का भी बयान है, रणदीप का भी है, दीपेंद्र का भी है, और मैं इनको कोट करके बोल रहा हूँ कि नहीं, सरकार यहाँ से नहीं चल रही, सरकार दिल्ली से चल रही है, मनोहर लाल साहब सरकार चला रहे हैं। देखिए, मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में बहुत लंबे समय तक काम किया है। निश्चित रूप से मनोहर लाल जी के प्रति आज भी कार्यकर्ताओं की अगाध श्रद्धा है। आज हरियाणा की जनता निश्चित रूप से मानती है कि तीसरी बार जो सरकार आई उसमें मनोहर लाल जी का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया। इसके कारण से नाम चलेगा। लेकिन एक बात विपक्ष भूल जाता है, किसी भी नेता का आपने नाम लिया हो, ये जो चुनाव है ये नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लड़ा गया और जीता गया। आज नायब सिंह आत्मविश्वास से लबरेज इस प्रकार के मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तरह से सक्षम है हरियाणा प्रदेश को चलाने के लिए। और वो लगातार हम देखते हैं कि कई बार तो 18 नहीं 20 घंटे काम करते दिखाई देते हैं। रात को 1-2 बजे जनता के बीच में होते हैं, सुबह 6 बजे फिर जनता के बीच में दिखाई देते हैं। ये तो रणदीप तो कह रहा है कॉमेडी किंग है। देखिए, रणदीप सुरजेवाला अगर अपना जो काम है वो टेढ़े मेढ़े शब्दों को बोलना, शुगर कोटेड कई बार बोलना, कई बार जो जहर युक्त शब्द होते हैं उनको जनता के बीच में लेकर के जाना, इस प्रकार की बातें वो करते रहें, ये उनके लिए ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नायब सैनी जी पूरी तरह से सक्षम हैं और किसी प्रकार की, देखिए हरियाणा के अंदर मजाकिया लहजे के अंदर बात करना हमारी एक जो संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है किस्म से। हरियाणा प्रदेश में तो इस प्रकार के चुटकुले सुनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि रणदीप सुरजेवाला गांव देहात की चौपाल में खाट पर बैठ कर के भी लोगों के चुटकुले सुनते नहीं हैं। वो शायद यहाँ कुछ इस प्रकार की शेर व शायर या ट्वीट गढ़ने के काम में मस्त रहते होंगे दिल्ली के अंदर। उनको फुर्सत नहीं मिलती कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार से मजाकिया लहजा में लोग बात करते हैं। उनको जाना चाहिए, एक बार गाँव देहात में जाकर के देखना चाहिए सुरजेवाला साहब को। एक आखिरी सवाल सर, फतेहाबाद तो है और पूरे प्रदेश में भी आपके कार्यक्रम हम देखते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों से मैं खास तौर से नोटिस कर रहा हूँ, आपकी खबरें आती हैं मेरे पास पूरे प्रदेश भर से, सिरसा में आपके बहुत ज़्यादा कार्यक्रम है। क्या कुछ खास रणनीति है, खास तैयारी है कि सिरसा वीक भी रहा था जो परसेंटेज अगर कहें कि विधायक जीतने के मामले में, और एक तरह से खाली हो गया, बीजेपी को कुछ बहुत ज़्यादा हाथ लगा नहीं वहाँ से, और दोनों डिस्ट्रिक्ट की सिरसा भी फतेहाबाद भी, तो बराला साहब वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग की जो पार्टी है वो एक दिन में तो करती नहीं है, 3-4-5 साल तक किसी चीज़ की तैयारी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक स्थान पे काम नहीं कर रही है। जितने भी आयोजन हो रहे हैं पूरे प्रांत के अंदर हो रहे हैं। वो एक अलग बात है कि मेरा वहाँ निवास नज़दीक होने के कारण से हम सिरसा लोकसभा क्षेत्र मेरा खुद का पड़ता भी है, उसी में मेरा विधानसभा आता है जहाँ से मैं विधायक रहा हूँ। तो ये एक बहुत सामान्य सी बात है। अब उसमें दूसरी बात ये आती है कि कार्यक्रमों की अधिकता, कुछ संगठन के कार्यक्रम आ जाते हैं, कुछ सरकार के कार्यक्रमों में अभी मुख्यमंत्री ऑफिस से जिम्मेवारियां लग करके आई। एक संयोग ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने सब सांसदों को सांसद खेल महोत्सव करवाने के निर्देश दिए और मेरे जुम्मे वो भी पार्टी नहीं छोड़ा है, मैंने तो मांगा नहीं सिरसा। तो सिरसा लोकसभा जब मेरे को दिया तो निश्चित रूप से अब सांसद खेल महोत्सव के लिए मैंने तो 29 अगस्त जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसी दिन से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी थी। 21 सितंबर से खेल शुरू होने थे, मैंने वो खेल भी शुरू कर दिए हैं। तो लगातार अब तो 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती है उस समय तक ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे, जिसके ऊपर 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी इस सांसद खेल महोत्सव का समापन करेंगे। तो उस दिन तक तो कार्यक्रम लगातार चलेंगे। जिस लोकसभा से आप आते हैं वहाँ की सांसद कांग्रेस की हैं, कुमारी शैलजा हैं, बड़ी लीडर हैं और पूर्व मंत्री भी रही हैं, और वो भी तमाम विषय उठाती रहती हैं और पूरी चिट्ठी भी लिखेंगी और केंद्र से लेकर राज्य तक। तो वो वहाँ के मुद्दों को लेकर सजग हैं, कम से कम उनके प्रेस नोट वगैरह और उन चीज़ों से, और उनका चक्कर भी वहाँ ज़्यादा मतलब लगता रहता है अपनी लोकसभा। देखिए, वो सांसद हैं लेकिन बोलना अच्छी बात है,
लेकिन जितना आप कहते हैं कि उसके चक्कर यानी कि शैलजा जी के चक्कर लगते रहते, मैं तो कोई भोजा शैलजा जी को वहाँ देखता भी नहीं हूँ। हाँ, सांसद हैं, उनको रहना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। सिरसा क्षेत्र की जो जनता स्थायी नहीं रहती है क्या वहाँ पे? देखिए, मैंने तो कभी स्थायी निवास उनका कभी सिरसा कभी मेरे तो मैं गया था ना उस चुनाव में, बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय कि भाई स्थायी यहाँ का लोकल कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ रहता नहीं है। नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं स्थायी उनको। हाँ, ये जरूर है कि उनके पिताजी से लेकर के इन लोगों ने वहाँ सांसद ये रहे हैं, इनकी पूर्व की पीढ़ी भी रही है, लेकिन कोई स्थायी निवास मैंने तो इनका देखा नहीं है। हाँ, अच्छी बात है अगर ये सिरसा क्षेत्र की जनता को समय देती हैं, मुझे लगता है अच्छा रहेगा। वो सिरसा की जनता के लिए भी अच्छा रहेगा, इनके लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की थी। सुभाष बराला साहब हमारे साथ थे, जो सिर्फ सिरसा ही नहीं प्रदेश के तमाम कार्यक्रम में भी नजर आते हैं, और खास तौर से जो समीकरण और तमाम ओबीसी के फैक्टर की बात हो रही थी कांग्रेस की, उसका कितना असर रहेगा नहीं रहेगा, भाजपा के लिहाज से विस्तार से समझा रहे थे। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।